डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट आवर क्लास। आज का हमारा टॉपिक है द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848। आप देखिएगा कि 1815 में वियना कांग्रेस हुई थी। नेपोलियन को जब डिफीट कर दिया गया वाटरलू के युद्ध में, तो उसके बाद से मिलकर के ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें कि कंजर्वेटिव्स लोगों का बोलबाला था। कंजर्वेटिव वो लोग थे कि जो मोनार्की को बनाए रखना चाहते थे और नेशनलिज्म की भावना को दबाना चाहते थे। तो उस दौरान कंडीशन ये हो गई कि जो कंजर्वेटिव थे वो मोनार्की को मजबूत करने के चक्कर में पड़े रहे और उसके अगेंस्ट जो लिबरल लोग थे वो लोग चाहते थे कि नेशनलिज्म आए और डेमोक्रेसी आए। तो इसी क्रम में उन्होंने क्या किया कि जो है कई सारी रिवोल्यूशंस उसमें हुई, जिसमें दो तीन मुख्य हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उस समय कंडीशन क्या थी। पहली कंडीशन ये थी कि इटालियन और जर्मन स्टेट्स जो है वो अलग थे। ओटोमन एम्पायर फैला हुआ था, जिसमें कि ग्रीस वगैरह भी शामिल थे। आयरलैंड भी एक अलग एम्पायर था और पोलैंड भी एक अलग एम्पायर था। तो इस तरह से यूरोप की कंडीशन थी उस समय। अब उसमें हुआ क्या कि सबसे पहले उन लोगों ने क्या किया कि अपने आप को संगठित करना शुरू किया। और संगठित जब वो कर लिए तो जो सबसे पहले जो रिवॉल्यूशन हुई वो हुई आपकी 1830 में फ्रांस में ये हुआ कि नेपोलियन के हारने के बाद वहाँ पे बुर्बो वंश की जो है वो शासन स्थापित किया गया था। तो उनको क्रांतिकारियों ने, रिवॉल्यूशनरियों ने उनको हटा दिया और हटाने के बाद वहाँ पे फिलिप के लीडरशिप में वहाँ पे एक डेमोक्रेसी कायम की। डेमोक्रेसी क्या कह लीजिए, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ही थी एक तरह से, और किंग ही था, लेकिन फिर भी जो है पब्लिक को कुछ पावर दिया गया था। तो जब वहाँ पे 1830 में फ्रेंच में जो रिवॉल्यूशन हो गई, तो उसके बाद जो जर्मनी का जो चांसलर था ऑस्ट्रिया का चांसलर मैटरनिक जो था वो वियना कांग्रेस का भी हेड रहा था। तो उसी दौरान उसने कहा कि जब फ्रांस को जुकाम होता है तो पूरा यूरोप छींकता है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रांस की किसी भी घटना का प्रभाव जो है पूरे यूरोप पे पड़ता है। तो इसको देख करके जो है उसने क्या किया कि जितने भी उसमें मोनार्क थे सबको उसने जो है इसके माध्यम से सावधान करने की कोशिश की कि जो रिवॉल्यूशन का दौर आ रहा है और आप लोग संगठित होइए। लेकिन उन दिनों जो लिबरल थे वो भी अपना पावर बढ़ा रहे थे और बढ़ाने के क्रम में उनका भी योगदान था, जो कि वो लोग थे कल्चरल एक्टिविस्ट थे। उसमें कौन से लोग थे? पोएट थे, म्यूजिशियंस थे और राइटर्स थे। उन लोगों ने गीत संगीत और अपनी जो है साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से नेशनलिज्म का प्रचार प्रसार किया। कि जैसे उन दिनों मान लीजिए पोलैंड में जो लोक संगीत थे, जो फॉल्क टेल्स थी, उनके माध्यम से लोगों को संगठित किया। और इसी तरह से जो ग्रीक था, वो ग्रीक जो है, ग्रीस एक कंट्री है, ग्रीस वो किसके अधीन हो गया था? ओटोमन टर्की एम्पायर के अधीन था। टर्की एक आज भी कंट्री है। तो टर्की में तुर्क लोग रहते थे और उन लोगों ने पूरे यूरोप को विजिट कर लिया था और उसी क्रम में उन लोगों ने जो है ग्रीस पर भी अधिकार कर लिया था। तो ग्रीस जो उस समय के जो राइटर थे, पुरानी जो ग्रीस की क्या महानता थी उसको अपनी रचनाओं के माध्यम से उन लोगों ने सामने रखा और लोगों के अंदर अपने देश पर स्वाभिमान जागृत हुआ और ग्रीस के लोगों ने जो है ओटोमन साम्राज्य से अपनी मुक्ति प्राप्त कर ली। इसी तरह से जो पोलैंड में थे वहाँ पे वहाँ पे जो रसिया ने जब उस पर अपना अधिकार जमा लिया, तो उसने क्या किया कि जबरन जो है उसी भाषा को वहाँ पे ला दिया उन लोगों के ऊपर। फिर भी वहाँ के लोग जो है अपनी पोलिश भाषा को अस्तित्व बनाए रखते हुए हर जगह उसका यूज करते रहे और उस लैंग्वेज के माध्यम से पूरे पोलैंड के लोगों को यूनाइट किया और यूनाइट करके वहाँ पे भी एक रिवॉल्यूशन हुआ और रिवॉल्यूशन करके उन लोगों ने वहाँ पे खुद का जो है एक नेशन जो है स्थापित कर दिया। इसके बाद आगे क्या हुआ हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।